चलिए बच्चों, सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। एक ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हल्का सा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी चैप्टर काफ़ी आसान है। चलिए इसमें पहला टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए कहानी क्या है। तीन तरह के मटेरियल बेसिकली हम बोलते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिकली अंतर क्या है? तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और उसके बाद की बात हो रही है इंसुलेटर से, इंसुलेटर। ठीक है, तो होता क्या है, कंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड क्या होता है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फील्ड इलेक्ट्रॉन जो होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ग्रुप को लॉट ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। बैंड एक ग्रुप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, जो भरी हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उन्हें वैलेंस बैंड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंडक्शन बैंड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हम नीचे वाला वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्टर में ये एनर्जी गैप शून्य होता है। ठीक है, तो यहां एनर्जी गैप जो है वो जीरो। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप ईच अदर। उसके बाद देयर इज ओवरलैप ईच अदर, देयर इज नो एनर्जी गैप, देयर इज नो एनर्जी गैप, कोई एनर्जी गैप नहीं होता। ठीक है, राइट। उसके बाद सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, के आसपास का एनर्जी गैप होता है। ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदाजन होता है, आसपास होता है। ये क्या है? कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड। कोई भी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसे अगर हमें कंडक्शन बैंड में भेजना है तो हमें इतना एनर्जी गैप जो होता है, जो कि सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, उतनी एनर्जी समहाउ सप्लाई करने पड़ेगी वैलेंस बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप कराने के लिए। इंसुलेटर में अच्छा, इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स हम यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसमें सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में ये एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बेहद ज़्यादा हो जाता है। अंदाजन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अगर एनर्जी गैप है तो हम उसे इंसुलेटर की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम इसे इंसुलेटर की कैटेगरी में ले सकते हैं अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे फिर ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से ज़्यादा है तो हम फिर इस केस में इसे इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। राइट बच्चों, तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं, बहुत सिंपल चीज़ थी। तो जैसे एक क्वेश्चन हो जाता है कि क्या एक विजिबल लाइट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप करा पाएगी? तो चेक करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विल विजिबल लाइट बी able to
मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इन एन इंसुलेटर जिसका एनर्जी गैप है अंदाजन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इंसुलेटर है जिसमें एनर्जी गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या विजिबल लाइट उसमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराने में केपेबल रहेगी? चेक करते हैं। तो will visible light be able to move electron from valence band to conduction band in an insulator having energy gap of 4 electron volt? Let's see। देखिए विजिबल लाइट में ना रूल ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो वेवलेंथ जो है वो वायलेट लाइट की सबसे कम होती है। रुकिए, मैं वायलेट कलर अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वायलेट लाइट की सबसे कम होती है, उसके बाद बढ़ती जाती है और फिर आ जाता है इंडिगो, ऐसे ही ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में रेड आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ है। एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो एक बात क्लियरली समझ आ रही है, अगर वायलेट लाइट ही इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा पाती है तो रेड लाइट से तो उम्मीद मत करिए या किसी और लाइट से उम्मीद मत करिए, क्योंकि वायलेट फोटोन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करिए। वायलेट लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग की रोशनी की वेवलेंथ होती है 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब वायलेट लाइट के लिए आप एनर्जी निकालिए, वायलेट लाइट के लिए एनर्जी। तो ऐसा एक शॉर्टकट होता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, सीधे सीधे पुट कर दीजिए, सीधे एनर्जी एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। तो ये सॉल्व करके आती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब विजिबल लाइट में जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन है जो कि वायलेट रंग वाला है, उसी के पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, जो कि इस इंसुलेटर के एनर्जी गैप से कम है। तो यस, विजिबल लाइट will not be able to move electron from valence band to conduction band, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से कम है, therefore visible light, ठीक है, visible light will not be able to move electron from valence band to conduction band, ठीक है। will not be able to move electron, रुकिए, move electron from valence band to conduction band, ठीक है। in an insulator, right बच्चों। visible light will not be able to move electron from valence band to conduction band in an insulator। चलिए अब देखते हैं सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फिर हमारा टॉपिक आता है अगला, जहां से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं आपको। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार आते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप, ठीक है। एक है एन टाइप और एक है बच्चों पी टाइप। अब हम समझते हैं कि इनमें अंतर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और उसकी कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। दूसरा हम देखेंगे कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और आखिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में अंतर क्या है। तो चलिए बच्चों इंट्रिंसिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, इसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटी फिलहाल के लिए नहीं है। तो क्या होता है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 2 आगे सिलिकॉन और सिलिकॉन के 2 पीछे सिलिकॉन, ठीक है। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए राइट। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या है यहां पर, तो ये सिलिकॉन हो गया हमारा, राइट, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो होता क्या है कि 0 केल्विन पे, 0 केल्विन ऑब्वियसली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। हम मान के चलते हैं कि अगर एक क्रिस्टल 0 केल्विन पे होता है तो इसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन
या फ्री होल्स नहीं होते। होल क्या होता है, अगर किसी एक जगह से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो वहां जो खाली जगह बच रही है उसे होल कहते हैं। ठीक है, तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें नो फ्री चार्ज कैरियर्स, कोई चार्ज कैरियर नहीं होते, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन या कोई होल अपनी जगह से गया नहीं होता। ठीक है, नो फ्री चार्ज कैरियर्स, तो कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, राइट। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, अब होल चार्ज कैरियर कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे अभी, कि खाली जगह कैसे चार्ज कैरियर हो सकती है। ठीक है, तो विल सी। तो अब क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल नहीं होता, तो वो कंडक्ट नहीं करता है। प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं करता है 0 केल्विन पे, ये बात सत्य है। अब होता क्या है, एट रूम टेम्परेचर देखिए, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर की बात हो जाए, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कर रहा है, तो देखिए ऐसा है ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसमें 0 केल्विन पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट थे, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर पाए जाने चाहिए थे वहीं पर पाए जा रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है आगे, अब सिनेरियो ये है यहां पर, अब सिनेरियो ये है यहां पर कि ना, कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं सदा के लिए। ठीक है, थर्मल एजिटेशन कहते हैं इसे, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एजिटेशन, हीटिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला गया तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो वो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ गया, ये खाली जगह को मैंने रेड से शेड कर दिया, ये जो खाली जगह है वो एक होल है, फ्री होल। ठीक है, अब होता क्या है, ऑब्वियसली अगर आप कोई बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट आता है। होता क्या है, जब एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है ना, ये खाली जगह है, जब एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है तो ये कोई एक इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को कभी भर सकता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन वगैरह सब जो है एक तरीके से रैंडम मोशन में होते हैं क्रिस्टल में। ठीक है, तो होता क्या है कि इस होल को एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह भर आ करके भर सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि होल कहीं और क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर उसे भरेगा तो कहीं तो वो खाली जगह छोड़ के जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि होल मूव कर गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करके आकर के उसने होल भरा है, ये ना बोल करके बोल सकते हैं ये खाली जगह यहां से यहां क्रिएट हो गई है। तो इसलिए हम होल को भी एक तरह से चार्ज कैरियर मान लेते हैं। ठीक है, राइट। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे, तो जितने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गए हैं उतनी ही खाली जगह क्रिएट हुई है। तो याद रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों ही Ni के बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को Ni बोलते हैं। Ni होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। अब Ni किस किस पे डिपेंडेंट होता है, Ni का एक फॉर्मूला भी होता है। Ni का फॉर्मूला होता है कैपिटल A T की पावर 3/2 E की पावर -Eg/2kT। ठीक है, Kb is Boltzmann constant, capital A is some constant, capital T is temperature, Eg is energy gap of the semiconductor crystal। तो Ni किस पे डिपेंडेंट है, Ni डिपेंड्स ऑन, याद रखिए Ni यानी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड एनर्जी गैप। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और एनर्जी गैप पे डिपेंडेंट है। तो प्योर सेमीकंडक्टर का खेल आपने देख लिया। अब कभी कभी आपको एक बात समझ आ गई है कि प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो मोर और लेस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आपने सेमीकंडक्टर को ज़्यादा गर्म कर दिया तो इसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाएंगे, ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। ठंडा कर दिया, थोड़े कम कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे होंगे। अब अगर हमें स्टैंडर्ड डिवाइसेस बनाने हैं जो बहुत ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, जहां पर जो भी जगह आप देख रहे हैं, ये एलईडी बोर्ड, लाइट एमिटिंग डायोड, सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, जो कैमरे के आगे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, या जिस भी डिवाइस पे आप इसको एक्सेस कर रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल, जैसा भी, तो हर चीज में जबरदस्त तरीके से सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये टीवी अगर 3-4 घंटे में गर्म हो जाए तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाए, है ना, कुछ अलग हो जाए।
तो हमें अगर स्टैंडर्ड डिवाइस बनाना है तो हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस कम करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को डेलिबरेटली बढ़ाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपनी मर्जी से कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं और नए तरह के सेमीकंडक्टर बनाते हैं कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। चलिए एक और चीज देख लीजिए पहले, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला देख लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैं बस आपको एक बार बता दूंगा लॉजिक क्या है, डेरिवेशन पार्ट तो नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया कि हमारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, हमने बैटरी लगा रखी है समहाउ। ऊपर जो है वो है कंडक्शन बैंड, नीचे जो है वो है वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, तो नीचे से ऊपर कूदेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, कंडक्शन बैंड में, और नीचे जो है एक फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा, होल, ठीक है, राइट। अब अगर हमने बैटरी लगाई हुई है तो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगेंगे, ठीक है, एंड होल किधर मूव करने का लगेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। यार बहुत अजीब सी बात है कि होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेगा, क्या मतलब है इस बात का मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये होल हैं, ये जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे, ठीक है, परफेक्ट बात है। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन ने ये होल भर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये हो गया, इससे यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, और जहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था वहां होल क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर इस होल को भरेगा तो टेक्निकली यहां होल क्रिएट हो जाएगा, यहां होल हो जाएगा, ये होल है, ये होल है, और इधर आ जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सिनेरियो ये है, तो इलेक्ट्रॉन जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आके होल को भरेंगे तो बेसिकली होल टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे होंगे, तो होल के मूवमेंट का हमेशा यही मतलब होता है। अब एक बात समझ लीजिए, जिधर को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कन्वेंशनल करंट उससे ऑपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट कन्वेंशनल करंट है, और जिधर को होल्स मूव करते हैं करंट उधर को ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिधर को होल मूव कर रहे होंगे इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट तरफ मूव कर रहे होंगे, तो होल्स की वजह से जो करंट होगा वो इधर होगा। दोनों की वजह से करंट अगर आप एड ऑन करेंगे तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से एड ऑन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह करते हैं, करंट NeAVD वाले फॉर्मूले लिखते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 1 रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, E, ये मैंने डिराइव नहीं किया, डेरिवेशन मैंने स्किप करी, Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। रो इज रेजिस्टिविटी, Ne क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल, NH नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। म्यू ई इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी आपको पता है, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू एच है मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। परफेक्ट है बच्चों। अब ये याद रखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक प्योर सेमीकंडक्टर में सेम पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर यहां से एक फॉर्मूला हल्का सा और चेंज कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों बराबर है, दोनों को आज Ni नाम दिया जाएगा, और 1 रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी बन जाती है E, और म्यू ई प्लस म्यू एच बाहर आ गया, और Ne NH दोनों बराबर है और ये Ni के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कंडक्टिविटी आ गई, राइट। तो कई बार आपको ये भी दे देते हैं कि होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है, उसे इग्नोर ही कर दीजिए, ठीक है। वैसे भी होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम होती है, इसे बहुत तरीके से समझा जा सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो तुरंत भागना शुरू कर देता है, लेकिन होल की मूवमेंट इस बात पे डिपेंडेंट है, होल की मूवमेंट तो हमेशा इस बात पे डिपेंडेंट है कि पर्टिकुलरली कोई इलेक्ट्रॉन आके उसे फिल करेगा या नहीं करेगा। तो होल की मूवमेंट एक तरह की प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को फिलहाल के लिए बस बैटरी चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है होल्स की मोबिलिटी से, तो कई बार दे दिया जाता है ऐसा, तो सिंपली आप समझ लीजिए म्यू ई अगर बहुत ज़्यादा है म्यू एच से, तो सिग्मा का फॉर्मूला E
म्यू ई, म्यू एच को 0 कर दिया, इंटू एन आई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी निकालनी है, मोबिलिटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, जो आपको निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन अब हमें एक बात समझ आ गई है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है ये वो एनआई पे डिपेंडेंट है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। प्योर सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जो कि जाहिर सी बात है बराबर होते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। और एनआई आपको पता है इंटर्न टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो एक प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी सुपर लेवल तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और हम टेम्परेचर डिपेंडेंस को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड डिवाइसेस बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम अब डेलिबरेटली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपनी मर्जी से कुछ इंप्योरिटी ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करेंगे, इंप्रूव करेंगे, सो दैट हमारी कंडक्टिविटी की डिपेंडेंस टेम्परेचर पे कम रहे। ठीक है, चलिए तब हम करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक में आ जाता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक में पहला आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। राइट, चलिए तो ये हो गया सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट करते हैं। सिलिकॉन के इधर दो 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 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, परफेक्ट है। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर क्या हो गया, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। चलिए रूम टेम्परेचर भी आ जाता है, ये तो 0 केल्विन वाला बना दिया। चलिए रूम टेम्परेचर भी आ जाता है ना अगर, तो ये याद रखिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स और जितने होल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो उनकी संख्या बराबर होगी। परफेक्ट है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से गया है, मान लीजिए ये होल छोड़ गया पीछे और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से गया है, कहीं चला गया। ठीक है, तो याद रखिए कि प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही होल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और दोनों को हम एनआई कहते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें हम डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी करते हैं, इसको डोपिंग कहा जाता है। कैसे करते हैं डोपिंग, सिलिकॉन के क्रिस्टल को एटमॉस्फेयर ऑफ इंप्योरिटी एटम्स में हीट कर देंगे या बॉम्बार्ड कर देंगे सिलिकॉन के क्रिस्टल को। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डोप्ड विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या होती है, ग्रुप 15 एलिमेंट, जो कि कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यूजुअली आप फास्फोरस आर्सेनिक यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन तो गैस ही है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हैं, सिलिकॉन की जगह अब आप एक फास्फोरस या आर्सेनिक डाल देते हैं। चलिए ठीक है, आर्सेनिक डाल देते हैं। ठीक है, चलिए फास्फोरस बना देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सिलिकॉन को हटा करके फास्फोरस आ गया, कहीं कहीं पर, सब जगह पर नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सिलिकॉन के तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन, जो फास्फोरस के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने अपना वही धर्म निभाया, और धर्म था वही सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। तो उन्होंने तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन खाली रहा, और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, और ऐसे कंडक्शन इंप्रूव कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ 1 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन के लिए फ्री है बच्चों। ठीक है, 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। तो ये याद रखिए कि अगर आपने एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में 100 फास्फोरस एटम डाले हैं बाहर से, तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए हैं, क्योंकि हर एक फास्फोरस अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाएगा। ये बात सच है कि फास्फोरस पेंटावैलेंट है, बट 4 सिलिकॉन के पास भी अपने 4 तो थे ही। सिलिकॉन को जब रिप्लेस करके फास्फोरस आएगा तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाएगा, 4 तो वही होंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है होल्स की संख्या से ज्यादा हो जाती है, बट एक चीज याद रखिए कि ni² Ne इंटू NH के बराबर रहता है। ठीक है बच्चों, एक चीज और है, कई बार लोग बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका कारण ये है कि सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन थे। सिलिकॉन को रिप्लेस करके जब फास्फोरस लाए तो उसमें 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन है।
तो सिलिकॉन एक न्यूट्रल एटम था, उसे रिप्लेस करके एक न्यूट्रल फास्फोरस एटम लाए हैं आप वो वैसे एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, आप वो नहीं देख रहे कि फास्फोरस के न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डज नॉट कैरी नेगेटिव चार्ज इन एनी सेंस। ठीक है, चलिए, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो आपने देख ही लिया, कहाँ जाते हैं? अरे भाई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आए हैं, वो कहीं तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में? तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में से कहीं नहीं जाते। ठीक है, ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एक नया एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेते हैं जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। उस एनर्जी लेवल का नाम डोनर एनर्जी लेवल होता है। इसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है ना, इसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो एक नया एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल या डोनर इसलिए आया शब्द, इसको डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को, क्योंकि वो एक पड़ोसी एटम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दान में देता है, इसलिए वो डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, चलिए, अब आ जाता है एन टाइप के बाद हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो एक्सट्रिंसिक में अगला है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगला है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन। ठीक है, परफेक्ट है। देखिए बच्चों, आगे प्योर सेमीकंडक्टर हो गया इंट्रिंसिक, रूम टेम्परेचर पे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के भाग गया है यहाँ से, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, खाली जगह पे फ्री होल क्रिएट हुआ। तो आप जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स और जितने होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को Ni बोला जाता है। ठीक है, परफेक्ट है। अब आप क्या करते हैं? डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट, डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि आप फिलहाल के लिए इतनी कंडक्टिविटी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब आप यहाँ पर डेलिब्रेट इम्प्योरिटी एडिशन कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। इससे फायदा हो रहा है, आपको नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करा आपने? ग्रुप 13 एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर गैलियम डाल दिया। कैसे डाल दिया? हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल को गैलियम के एटमॉस्फेयर में हीट किया, या सिलिकॉन के क्रिस्टल को गैलियम से बॉम्बार्ड कराया, ऐसे ऐड किया। ऐसे नहीं है कि कुछ भी डाल दिया ऊपर से इलेक्ट्रॉन वगैरह, है ना। चलिए, रूल होते हैं, तरीके होते हैं, बेसिकली अंदर डिफ्यूज कराना है क्रिस्टल के अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने लिया क्रिस्टल और ऊपर पाउडर की तरह स्प्रिंकल कर दिया, है ना। चलिए, तो अब गैलियम ने क्या किया? गैलियम अपने साथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाता है। गैलियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, खाली जगह क्रिएट हो गई, होल, है ना। जाहिर सी बात है, क्यों होल क्रिएट हुआ आप समझ ही चुके हैं इस चीज को, क्योंकि गैलियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया। ये एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया। हर एक गैलियम एटम अपने साथ एक एक्स्ट्रा होल लेके आएगा। तो जितने गैलियम एटम्स आप ऐड करेंगे, ग्रुप 13 के एटम्स जितने ज़्यादा ऐड करेंगे उतने ज़्यादा होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है होल्स की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से, बट ये याद रखिए कि Ni का स्क्वायर Ne और NH के प्रोडक्ट के डेफिनेटली बराबर होता है। ऑलवेज Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, ऑलवेज Ni स्क्वायर Ne इंटू NH के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही हैं। और एन टाइप बनाने के लिए हम प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की डोपिंग ग्रुप 15 से करते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट से करते हैं। और पी टाइप बनाने के लिए हम प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की डोपिंग ग्रुप 13 एलिमेंट से के एटम से करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करिए। बच्चों, हमने अभी देखा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 एलिमेंट की डेलिबरेटली एडिशन करके, जिसको डोपिंग बोला जाता है, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा होल्स हैं वो कहाँ जाते हैं?
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर एनर्जी डायग्राम बनाएं तो जो एक्स्ट्रा होल्स होते हैं वो, ये कंडक्शन बैंड था और एक था वैलेंस बैंड, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होल्स थे वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसको हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। बेसिकली होल को आप एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को आप डोनर इंप्योरिटी कहते हैं, या फिर बेसिकली आप ग्रुप 13 एलिमेंट को एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं और ग्रुप 15 एलिमेंट को आप डोनर इंप्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा होल्स हैं वो वैलेंस बैंड के ऊपर जस्ट ऊपर एक एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसे हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं, राइट। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए आप एक बार, एक सिंपल सा क्वेश्चन था वो देख लेते हैं कि एन इंट्रिंसिक semiconductor has intrinsic charge carrier density कितनी 10 to the power 13 per centimeter cube. It is doped with pentavalent impurity, जिससे कि ऑब्वियसली पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, सो दैट न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 10 to the power 11 पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट करिए एनी, और आपको पता ही है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, होल की संख्या कम हो जाती है और जो सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, आप ये बात जानते हैं कि आपको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी 10 की पावर 13 दे रखी है पहले से। डोपिंग के बाद में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर 11 हो गई है। फॉर्मूला है ni का स्क्वायर Ne इंटू NH के बराबर होता है। अब ni क्या है, 10 की पावर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne कितना है निकालना है, इंटू 10 की पावर 11 डेफिनेटली, 10 की पावर 26 इज इक्वल टू Ne इंटू 10 की पावर 11, Ne है 10 की पावर 15। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या से बढ़ गई है, यानी ये सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। राइट बच्चों नोट करिए। चलिए अब अगला टॉपिक आता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। यहां से चैप्टर की हम एक्चुअल शुरुआत करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड, इसमें क्या करते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के थिन वेफर्स को हीट करते हैं उससे क्या होता है देखते हैं क्या होता है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या ज्यादा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या ज्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, राइट। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है। ये आपका कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स बन गए और एन टाइप में कुछ माइनॉरिटी में होल्स भी बन गए। आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के थिन वेफर्स को एक दूसरे पे रख के 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो एन साइड से होते हैं वो पी साइड की ओर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव टुवर्ड्स पी साइड, ठीक है। रेदर हम ऐसे बना लेते हैं फिलहाल के लिए जंक्शन, ठीक है। फिलहाल के लिए जंक्शन हो गया
इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं और ऐसा मूव करने से यहां पर होता क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये रहा होल, ठीक है ना। एक मिनट, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के थिन वेफर्स लिए, उन्हें हीट किया। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, होल्स की संख्या कम। पी साइड में होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज करेंगे, इधर से इधर डिफ्यूज करेंगे। आप कह सकते हैं होल इधर से इधर मूव करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड में आ गया तो वो पी साइड में उसने इन होल्स को भर दिया और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो सिनेरियो क्या होता है, अब यहां पर ये होने लगता है थोड़ी देर में, यहां पर कहानी ये बनने लगती है कि देखिए ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं, इन्हें जब इलेक्ट्रॉन भर देंगे ना, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आए और जब इन्होंने होल्स को भर दिया तो यहां आयन, नेगेटिवली चार्ज आयंस क्रिएट हो गए क्योंकि यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। वो होल क्या है, वो गैलियम का ग्रुप 13 एलिमेंट का एक खाली जगह, और वो अभी भी गैलियम एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। एक जगह खाली थी, उसे एक इलेक्ट्रॉन ने भर दिया। एक्चुअली में गैलियम एटम न्यूट्रल था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज आयंस बन गया। और ये वाली साइड से जो इलेक्ट्रॉन गए, यहां पर पीछे पॉजिटिवली चार्ज आयंस छूट जाएंगे जो कि इमोबाइल हैं। इमोबाइल इसलिए हैं क्योंकि आज भी वो कोवेलेंट बॉन्ड तो अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा होने की वजह से टेक्निकली एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है पी साइड और एन साइड के बीच में। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक हाइपोथेटिकल बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी नहीं होती, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। वीबी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर की अंदाजन वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 या 0.4 वोल्ट के आसपास फॉर जर्मेनियम, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव डिप्लीशन लेयर में। बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये जो डिप्लीशन लेयर, इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो मैं आपको अंग्रेजी में एक बार बोल देता हूं क्या कह रहा हूं। जब हम पी साइड को, व्हेन वी हीट द थिन वेफर्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर ओवर एन साइड सेमीकंडक्टर, then electrons from n side move towards p side, holes from p side move towards n side. This results into the formation of a region which is called depletion region, and that region is deprived of mobile charge carriers. ठीक है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं बट वो फ्री फॉर मूवमेंट नहीं होते हैं। अब पी साइड और एन साइड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। और अब फर्दर डिफ्यूजन के लिए इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे कि अब अगर एन साइड का इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाहता है तो उसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस खींचेगी। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, डिप्लीशन रीजन के अंदर, इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वापस खींचेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को या एक होल को अगर एन और पी और एन क्रॉस करना है तो उसे पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना है। याद रखिए ये बात, है ना। इसका मतलब ओवरकम करना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास 0.7, अगर ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो 0.7 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए इधर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है फर्दर डिफ्यूजन काफी कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का जो ट्रांसफर हो रहा था, जो डिफ्यूजन हो रहा था, फर्दर काफी कम हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर लें, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतनी कोई ज्यादा एनर्जी नहीं है। हीटिंग की वजह से, किसी भी वजह से इतनी एनर्जी आ सकती है। तो कुछ होल्स पी साइड के और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड के डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर लेते हैं। इस वजह से एक करंट आता है और उस करंट का नाम होता है डिफ्यूजन करंट। जिधर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है उससे ऑपोजिट होता है करंट। तो ये एरो बना दिया मैंने, इस करंट को डिफ्यूजन करंट कहते हैं।
इस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं, ठीक है, राइट। अब ये याद रखिए कि पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर ब्रेकिंग एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर चल रहा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन भाग गया, कहीं और जाके उसने बॉन्ड बना दिया, खाली जगह को भर दिया। तो थ्रू आउट दी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ब्रेकिंग एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल चल रहा होता है, लेकिन अगर डिप्लीशन लेयर के अंदर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा होता है तो वो दोबारा नहीं बन रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे सेपरेट कर देती है। तो एक और प्रोसेस चल रहा होता है क्रिस्टल के अंदर, उसमें अगर डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटता है बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लेती है और होल को ऐसे खींच लेती है, जिस वजह से करंट फ्लो करता है। इस करंट, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो करता है। इस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। होता क्या है, अगर एक ऐसा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें आपने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, जिसे हम अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अनबायस्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि को दोनों करंट बराबर होते हैं। तो एक रखा हुआ डायोड जिसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, उसमें दोनों करंट बराबर होते हैं, और दोनों करंट बराबर होने की वजह से नेट करंट नहीं फ्लो कर रहा होता, इसीलिए हम इस डायोड को अनबायस्ड डायोड कहते हैं। दोनों करंट बराबर हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सपोजिटली अगर हम अलग अलग बैटरी लगा करके किसी एक करंट को बढ़ा दें, सपोजिटली डिफ्यूजन करंट को बढ़ा दें और ड्रिफ्ट करंट उतना ही रहे, तो इसको बोलेंगे कि हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया। और अगर ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाए तो हम बोलेंगे हमने डायोड को रिवर्स बायस कर दिया, ठीक है। अब दो तीन बातें और याद रख लीजिए यहां पर आप, कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसका फॉर्मूला होता है KB इंटू टी बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू लॉग ऑफ Na इंटू Nd डिवाइडेड बाय Ni स्क्वायर। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T टेम्परेचर इन केल्विन। Na आपने ग्रुप 13 एलिमेंट कितने डाले हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। Nd हो गया आपका डोनर इम्प्योरिटी, Nd हो गया आपका डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी। और इंट्रिंसिक हो गया, Ni हो गया इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी, है ना। अब ये याद रखिए, जो ये डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो डी लिख दिया मैंने, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी जाए कितनी स्ट्रांग है, तो dV बाई dr के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस अगर देखा जाए तो अंदर बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है। 0.7 वोल्ट बाय 0.1 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, राइट। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, डिप्लीशन लेयर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आप ये बोल सकते हैं कि माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 0.1 बोलें, ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स होती है, ठीक है। क्योंकि जो ये डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ कम ज़्यादा भी हो जाएगी, हम देखेंगे बैटरी लगाने पे, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि पीएन जंक्शन डायोड की कहानी क्या है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन होता है, यहाँ पर मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगा देते हैं कनेक्शन के लिए, तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, राइट बच्चों। चलिए, कई बार ये बोला जाता है कि जो डिप्लीशन लेयर है बेसिकली एक कैपेसिटेंस की तरह बिहेव कर रही है, और उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन m a बाई डी। एप्सिलॉन m जो भी परमिटिविटी दी जाएगी, एरिया जो भी क्रॉस सेक्शन का है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन m a बाई डी भी हो सकता है बच्चों, राइट। चलिए, अब हम देखते हैं बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग करते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं एक बार, पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल क्या होता है। ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं हम, एक लाइन, ये पी साइड होता है और ये नुकीला वाला एन साइड होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल ये होता है, जैसे कि रेजिस्टर का एक सर्किट सिंबल होता है, कैपेसिटर का होता है, इंडक्टर का होता है, फ्यूज का होता है, वैसे ही पीएन जंक्शन डायोड का भी सर्किट सिंबल ये होता है। चलिए, अब हम करते हैं बायसिंग। तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में क्या है, हम क्विकली डिस्कस करेंगे। बायसिंग के अंदर पहला है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग,
तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है आप बेसिकली बायस्ड करने का मतलब है कि आप दोनों में से कोई एक करंट को, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में से एक करंट को कम ज्यादा कर दे रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो जाता है ड्रिफ्ट करंट से। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है? फॉरवर्ड बायसिंग में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें याद, काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। पी साइड शुड बी एट हायर पोटेंशियल, शुड बी एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल as compared to n side। ठीक है, p side should be at higher potential as compared to n side। p side को हायर पोटेंशियल पे होना पड़ेगा n side के कंपैरिजन में। दूसरा, यहां डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट से, डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट से। जो आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, एक्सटर्नल बैटरी ऑपोज करता है पोटेंशियल बैरियर को, डिप्लीशन लेयर की विड्थ घटती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो कम हो जाती है, और जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स करंट के फ्लो को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। और कोई इंपॉर्टेंट बात, एक आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। देखिए, रेजिस्टर एक बायलेटरल डिवाइस है, ऐसे कनेक्ट करिए या ऐसे कनेक्ट करिए फर्क नहीं पड़ता। डायोड को सीधा कनेक्ट करने और उल्टा कनेक्ट करने से जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस देता है, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। ठीक है, एन आइडियल डायोड ऑफर्स negligible resistance in forward bias। एक आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है ना, आइडियल डायोड ऑफर्स नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। परफेक्ट है बच्चों। सर्किट चेक कर लेते हैं एक बार, क्या हो सकता है। लेट्स ड्रॉ द सर्किट। देखिए, ये आपका पी जंक्शन डायोड हो गया है ना, राइट। मिली एम्मीटर हो गया, इधर हम पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा लेंगे। अब ये आप यहां नीचे एक वेरिएबल बैटरी लगा दीजिए जिसकी वोल्टेज सप्लाई चेंज करी जा सकती हो, या फिर आप एक रियोस्टैट लगा के एक सिंपल बैटरी लगा दीजिए, इट इज अप टू यू। तो हम फिलहाल सिंपल रख देते हैं सर्किट को। हमें पी साइड को हायर पोटेंशियल पे रखना है, एन साइड को लोअर पोटेंशियल पे। और यहां हमने एक एरो बना दिया। एरो ये इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल है, वक्त आने पे चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज कर सकते हैं इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी के हिसाब से पोलैरिटी दी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पी जंक्शन डायोड के। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए। आई वी, यहां पर अगर हम आई वर्सेस वी ग्राफ बनाते हैं तो होता क्या है, शुरू में हमने क्या किया बेसिकली फॉरवर्ड बायस में, अगर हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेटेड डायग्राम देखें तो वो ऐसा होता है। पूरा नहीं बनाते हैं, बस हम डिब्बे वाला डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। हमें समझ आ गया कि हमने पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है ना। पी साइड हायर पोटेंशियल पे है, एन साइड लोअर पोटेंशियल पे है। परफेक्ट है। अब हो क्या रहा है, ये बीच में डिप्लीशन लेयर है। अब आपको पता है कि जब पोटेंशियल बैरियर बन गया था, डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई थी, तब उसके बाद दिक्कत ये हो रही थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, वो तो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके उस पार जा पा रहे हैं, बट जिनके पास एनर्जी उससे कम थी वो नहीं जा पा रहे हैं, जाहिर सी बात है।
तो अब हम ये बैटरी लगा करके, एक्सटर्नल बैटरी लगा करके इन इलेक्ट्रॉन्स को समहाउ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं और वहाँ से होल को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जिनके पास मान लीजिए 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और हमने बैटरी 0.3 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई दे दी इन्हें, तो 0.3 वोल्ट और 0.4 वोल्ट मिलकर के 0.7 वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो जा रही है, तो वो क्रॉस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल बैटरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और होल की जो क्रॉस करने की संख्या है वो बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है जिस समय पर ऑलमोस्ट बहुत सारे होल और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जा रही है कि वो अब क्रॉस करने लग रहे हैं, ठीक है। तो उस समय पर करंट में एब्रप्ट राइज आता है। शुरू में करंट काफी कम रहता है। इस वोल्टेज को नी वोल्टेज बोलते हैं, ये लगभग 0.6 वोल्ट के आसपास होता है। इस वोल्टेज पे बेसिकली आप ये वोल्टेज सप्लाई लगा करके इन होल्स को एनर्जी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलो जाओ क्रॉस करो डिप्लीशन लेयर को। तो 0.6 वोल्ट के आसपास आकर के एब्रप्ट राइज इन दी करंट आता है, इंडिकेटिंग कि अब पोटेंशियल बैरियर ओवरकम हो चुका है, अब आपने इतनी एनर्जी दे दी है कि अब सबके सब इजीली क्रॉस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है पीएन जंक्शन डायोड का, और ये एक नॉन ओमिक डिवाइस है। जाहिर सी बात है कि उसका आईवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। राइट बच्चों, सपोजिटली आपसे ना कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, जरा पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस बता दीजिए, है ना। तो क्या है, एक बात ये याद रखिए कि टेक्निकली तो ये नॉन ओमिक डिवाइस है और इसका आई वर्सेस वी ग्राफ एक कर्व होना चाहिए और इसका कर्व की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। बट हमारे पास इस टाइप का एक एनसीईआरटी का सवाल है कि भैया एक पीएन जंक्शन डायोड का हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाया तो इस तरह का ग्राफ आया। हाँ, तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। राइट, सपोजिटली ये 0.6 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट है, 10 मिली एम्पेयर है और 20 मिली एम्पेयर है, ठीक है। और ये 15 मिली एम्पेयर। आपसे कह रहे हैं इसका रेजिस्टेंस बताइए व्हेन डायोड करंट इज 15 मिली एम्पेयर। तो टेक्निकली तो यहां पर टेंजेंट बनना चाहिए और आईवी ग्राफ में जो कॉट थीटा है वो रेजिस्टेंस देगा। बट क्योंकि हमारे पास कर्व की इक्वेशन तो है नहीं, तो हम यहां पर रेजिस्टेंस बताना है हमें जब डायोड का करंट 15 मिली एम्पेयर है। तो यहां पर एनसीईआरटी में एवरेज निकाला हुआ है। आपको जब जो पॉइंट बोला जाए कि जी इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप उससे एक अगले वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे बोला है तो एक अगले वाला पॉइंट और एक पिछले वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और डेल्टा वी बाई डेल्टा आई लगा देते हैं। तो यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बायस में डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, एवरेज ले लेते हैं। एवरेज नहीं लेना चाहते तो आपको आई वर्सेस वी का एक ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। राइट, और ग्राफ गिवन होगा और आई वर्सेस वी इक्वेशन गिवन होगी। तो डेल्टा वी क्या है, 0.8 माइनस 0.6, और डायोड करंट में क्या चेंज आया, 20 माइनस 10, डेफिनेटली मिली एम्पियर है तो 10 की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर रेजिस्टेंस ओम में आ जाएगा। यह आपका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है इस डायोड का। फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस कितना है वो आपने देखा। राइट बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें सर्किट क्या है देखिए। रिवर्स बायस में पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये यहां पर क्योंकि करंट कम होता है, रिवर्स बायस में हम पॉइंट्स लिखते हैं पहले। तो चलिए ग्राफ बना के एक बार पॉइंट्स लिखेंगे रिवर्स बायस के, वो हमने नहीं लिखे हैं। पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा और रिवर्स बायस में उल्टा करते हैं, पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है बैटरी वेरिएबल रहती है क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने हैं। बैटरी के हिसाब से अब आप पोलैरिटी बना दीजिए, ठीक है। अब यहां पर आप रिवर्स बायस के बारे में पहले पॉइंट्स लिखिए, रिवर्स बायस में क्या क्या कहानी होती है। तो रिवर्स बायस की कहानी क्या है, पहली कहानी, पी साइड एट हायर पोटेंशियल, पी साइड एट लोअर पोटेंशियल एंड एन साइड एट हायर पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है भाई, इसका एक सिंपल मतलब है कि अगर आपको सिंपल समझना है तो वो ये है कि अगर आपके पास एक एक्सटर्नल बैटरी है
तो उसका अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से और नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट किया तो वो डायोड रिवर्स बायस्ड कहलाएगा। ठीक है, पी साइड एट लोअर पोटेंशियल, एन साइड एट हायर पोटेंशियल हो गया। उसके बाद राइट अब आप बोलेंगे कि यहां पर ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता है डिफ्यूजन करंट से, ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट से ज्यादा होता है। तीसरा, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट होता है। करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। आइडियल डायोड विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। ठीक है, an ideal diode offers infinite resistance। ठीक है, infinite resistance in reverse bias। lastly, जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी supports potential barrier and width of depletion layer increases। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। राइट बच्चों, अगर यहां पर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करें तो मैं सिंपली आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करके दिखा दे रहा हूं रिवर्स बायस में। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि आपने बैटरी भी ऑपोजिट कर दी और करंट भी ड्रिफ्ट करंट है इस बार, और तो ऑपोजिट करंट है, तो दोनों थर्ड नेगेटिव होने पे थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या काफी कम होती है, तो शुरुआत में करंट ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाता है, लेकिन अगर आप माने ही ना और वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा टाइम आता है जिस समय इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है डिप्लीशन लेयर के अंदर, विच इज सफिशिएंट टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डिप्लीशन लेयर, पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड रप्चर करने के लिए सफिशिएंट हो जाती है। मतलब आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब शुरू में आपने वोल्टेज बढ़ाई, शुरू में आपने नेगेटिव साइड में वोल्टेज लगाई तो करंट एकदम से आके सैचुरेट हो गया। माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या काफी लिमिटेड थी, बट आप पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करते गए तो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी कि विच इज सफिशिएंट टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड बीच में टूटने लगेंगे डिप्लीशन लेयर के, और उस समय बाढ़ आ जाएगी और बहुत भयंकर करंट राइज कर जाएगा। इस समय को बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। VZ इज ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस समय पर डायोड को लंबे समय तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो डायोड यहां पर फूक जाता है हीटिंग की वजह से। नॉर्मली, याद रखिएगा मेरी बात, नॉर्मली जो ये ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डायोड्स में 100 वोल्ट के आसपास पे आती है नॉर्मली। ठीक है, 100 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज पे इस तरह का ब्रेकडाउन हो जाता है, डिप्लीशन लेयर के अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं और बेरहमी से करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, अब होता क्या है टेक्निकली, अगर वो आपसे रिवर्स बायस में, ये मैं रब कर रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे टेक्निकली वो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ रहे हैं ना, तो रिवर्स बायस में ग्राफ हम इस तरह का एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। अगर आप रेजिस्टेंस चाहते हो भैया तो ग्राफ ऐसा दो कि रिवर्स बायस रेजिस्टेंस कितना, तो ग्राफ हल्का हल्का टेढ़ा दो और बोला ऐसे गया, तो उसमें क्या है 2V की वैल्यू के लिए 2I की वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा V बाय डेल्टा I कर लेंगे आप। बट एनसीईआरटी में जैसे एक सवाल दे रखा है बड़ा सिंपल सा, लेट्स सी। तो एनसीईआरटी में एक सवाल ऐसा है एग्जांपल में कि भैया रिवर्स बायस में ऐसा करंट आया, अब आया तो आया, नहीं आया ब्रेकडाउन, क्या करें, नहीं आया तो नहीं आया, ब्रेकडाउन से पहले तक हमने रोक दिया, वोल्टेज नहीं बढ़ाई, तो ये I वर्सेस V ग्राफ था हमारा। वो कह रहे हैं कि एक वोल्टेज -10 वोल्ट लगाई गई थी और सैचुरेशन करंट -10 माइक्रो एम्पियर आया था, तो आपको क्या लगता है कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना है? तो आपके पास डेल्टा V और डेल्टा I तो है ही नहीं ना, तो आपके पास, क्योंकि अगर आप चलिए V की 2 अलग अलग वैल्यू ले भी लें तो I की 2 अलग अलग वैल्यू है नहीं, तो टेक्निकली तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ही आ रहा है। बट यहाँ पर अगर आप वैसे रेजिस्टेंस निकालें तो सिर्फ V बाय I कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन नहीं लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा लॉजिकली डेल्टा वी बाई डेल्टा आई निकलवाना चाहिए था, बट एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि कभी दो वैल्यूज दी जाए तो आप ऐसे वी और आई को भी डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये 1,00,000 ओम आ जाता है। आपने देख लिया कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फॉरवर्ड बायस में जब हमने कैलकुलेट करा, अगर कैलकुलेट नहीं किया था, बट आप कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस काफ़ी कम आ रहा था, 0.2/10 इंटू 10⁻³ 10-20 ओम ही आ रहा है शायद, है ना, राइट। तो ये आपका रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, अब एक दो सिंपल से सवाल करते हैं पीएन जंक्शन डायोड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा इज पहला फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस्ड। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, तो देख लीजिए, 3-4 पार्ट्स कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ये अर्थिंग कर रखी है हमने, ये 2 वोल्ट मान लिया, बी पार्ट मान लीजिए यहां पर हमने 4 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट। हाँ, ये भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, तभी मैंने आपको लिखवाया है कि फॉरवर्ड बायस का मतलब है पी साइड हायर पोटेंशियल पे, एन साइड लोअर पोटेंशियल पे। डेफिनेशन में ये नहीं लिखवाया कि पी पॉजिटिव होना चाहिए टर्मिनल से कनेक्टेड और एन नेगेटिव से कनेक्टेड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और फिर भी डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स बायस हो सकता है। ठीक है, ये अर्थिंग है। कई बार अर्थिंग को कुछ इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है, ऐसे, ये भी अर्थिंग का ही साइन होता है, -2 वोल्ट। एक केस कर लेते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव। ठीक है, चलिए, -2 वोल्ट, एनीवेज -4 वोल्ट। अब आपको Vp माइनस Vn करना है, पी साइड और एन साइड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो Vp माइनस Vn क्या होगा, तो हर जगह पर आपको देखना Vp माइनस Vn कितना है। पी साइड वाला पोटेंशियल माइनस एन साइड का पोटेंशियल, पी साइड का पोटेंशियल माइनस एन साइड का पोटेंशियल, फिर से पी साइड का पोटेंशियल माइनस एन साइड का पोटेंशियल। देखिए, पी साइड पे पोटेंशियल 0, एन पे 2 है, तो 0 - 2 नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आता है तो रिवर्स बायस और पॉजिटिव आता है तो फॉरवर्ड बायस। कहने का मतलब है आपको सदैव Vp माइनस Vn कैलकुलेट करना होगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड बायस लिख दीजिएगा, और अगर Vp माइनस Vn नेगेटिव आ जाता है तो आप सोचिएगा मत और इसे रिवर्स बायस लिख डालिएगा। ठीक है, राइट। यहाँ पर Vp माइनस Vn 2 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, जाहिर सी बात है। Vp माइनस Vn यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 - 0 जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसे रिवर्स बायस बोला जा सकता है। यहाँ पर Vp माइनस Vn आ रहा है -2 - 4 यानी 2 वोल्ट, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो डायोड्स में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कहानी कैसे पता लगाएंगे आपने देखा बच्चों। ठीक है, चलिए नोट करिए और करते हैं एक आध सवाल सिंपल से। एक सिंपल सा सवाल है जी, आइडियल डायोड्स हैं, आइडियल डायोड दस वोल्ट की बैटरी, डायोड आइडियल है। एन साइड पी साइड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या होता है। ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, बस आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड क्या होता है भैया, आइडियल क्या होता है डायोड, आइडियल डायोड वो होता है जो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं एग्जैक्ट फिगर के तौर पे, सिलिकॉन डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस का रेशियो 1:40,000 होता है, और जर्मेनियम डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस का रेशियो 1:10 लाख होता है। फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन के डायोड के रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है फॉरवर्ड और रिवर्स का 1:40,000 होता है, और रिवर्स बायस में ये 1:10 लाख होता है। उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब यहां पर करना क्या था, सवाल ये है, आइडियल डायोड बोल रहा हुआ है, आपको बोला है कि आपको क्या लगता है कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया गया होगा। डायोड को आइडियल मानिए और बताइए कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया गया होगा। तो ठीक है ना, डायोड पहचानिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से एन साइड कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस डायोड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन साइड कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से पी साइड कनेक्टेड है, रिवर्स बायस डायोड।
जो रिवर्स बायस डायोड है वो इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करेगा शानदार तरीके से, और अगर वो इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करेगा तो इस डायोड वाली ब्रांच में करंट फ्लो करने से मना कर देगा। ठीक है, तो यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा और आप इजीली करंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, फॉरवर्ड डायोड क्या करेगा? फॉरवर्ड बायस डायोड सिंपल तार बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और रिवर्स बायस डायोड जाहिर सी बात है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। तो यहां पर करंट आ जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर रहेगी बच्चों। करंट की वैल्यू यहां पर 2 एम्पियर रहेगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे देखते हैं, हम एप्लीकेशंस करते हैं कुछ पी एन जंक्शन डायोड की। लेट्स डू सम एप्लीकेशंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस के बाद फिर कुछ सवाल कर लेंगे हम प्रैक्टिस। तो फिलहाल एप्लीकेशंस देखते हैं पी एन जंक्शन डायोड की। तो पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ज़ीनर डायोड, ज़ेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, और इसके बाद आता है हमारा सोलर सेल। एलईडी, फोटो डायोड, और लास्टली आ रहा है सोलर सेल। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ज़ीनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब यहां देख लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर शुरू करते हैं। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो एसी को एक वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू वेरिएबल डीसी। उसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है दैट वी विल स्टडी। और डीसी टू एसी कन्वर्ट करने का कोई तरीका, वो होता है एलसी ऑसिलेटर। एसी चैप्टर में आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो लेट्स डू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सिंपल है। ये हमारा एक एसी इनपुट है, ये हमारा बच्चों एसी इनपुट है, यहां से हम एसी इनपुट देते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि डायोड ना 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करना शुरू कर देता है, उसके लिए इतनी तगड़ी वोल्टेज की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 5 वोल्ट से कम की बात करते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिकल पार्ट था, वहाँ चलता है 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, यहाँ नहीं चलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, यहाँ एक डायोड लगा लेते हैं, आइडियल डायोड मानते हैं फिलहाल के लिए। तो ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, यहां हम आउटपुट कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आइडियल डायोड है, ये आइडियल डायोड है। अब देखिए, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल हो गई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब अगर हम एसी इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट कैसा प्राप्त होता है और क्यों प्राप्त होता है, अब हमें वो देखना है। तो लेट्स सी, मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा इनपुट दिया, ये एसी इनपुट है, तो आउटपुट कैसा मिलता है और क्यों मिलता है वो देखिए आप। तो हमें ना, चलिए इनपुट और आउटपुट हम दोनों बना लेते हैं। चलिए छोड़िए, पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों मिलता है, कैसा मिलता है वो बनाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का तमाशा क्या है देखिए, तमाशा तो नहीं मतलब वर्किंग क्या है देखिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये जो एसी इनपुट है, अब ऑब्वियसली एसी इनपुट अपनी शानदार तरीके से पोलैरिटी बदलने के मूड में होगा। हर हाफ साइकिल के बाद वो अपनी पोलैरिटी बदलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, मान लीजिए
इस एसी इनपुट की पहली साइकिल में, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल किसकी, ऑफ एसी इनपुट, P1 नेगेटिव है और P2 पॉजिटिव है। फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में P1 नेगेटिव है और P2 पॉजिटिव है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट पोलैरिटी आएगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां ऑपोजिट पोलैरिटी आएगी। ड्यू टू MI इज म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर में वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन आप जानते हैं। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 नेगेटिव हो जाएगा। S1 अगर फॉरवर्ड पॉजिटिव है तो P साइड पॉजिटिव हो जाएगी, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, शानदार तरीके से कंडक्ट करता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑपोजिशन ऑफर करते हुए कंडक्ट करता है। तो डायोड कंडक्ट करता है तो आउटपुट मिलेगा आपको, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी हाफ साइकिल में देखिए, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में क्या होता है। मान लीजिए कि अब P1 पॉजिटिव हो जाता है, P2 नेगेटिव हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट पोलैरिटी आती है, सेकेंडरी में S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव होता है। S1 नेगेटिव होने पे डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, और डायोड रिवर्स बायस होते ही कोई आउटपुट नहीं मिलता, नो आउटपुट, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड सर्किट तोड़ देगा, इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करेगा, यूनिलेटरल डिवाइस है, ऐसे में कंडक्ट करेगा, ऐसे में कंडक्ट करने से मना कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, आपको एसी इनपुट में डबल पोलैरिटी थी, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज हो रही, बट आउटपुट में एक बार तो आपको आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल में आपका आउटपुट मिसिंग है। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, सेकंड हाफ साइकिल में आउटपुट मिसिंग है। तो यहां पर अगर हम इनपुट और आउटपुट का ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसा बनता है। ठीक है, चलिए तो अगर इनपुट और आउटपुट का हम हाफ वेव रेक्टिफायर में ग्राफ बनाना चाहें, कंसीडरिंग द डायोड टू बी एन आइडियल डायोड, तो ग्राफ देखिए ऐसा मिलता है आपको। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में अब ये आपको पता है कि एसी इनपुट का कुछ ग्राफ ऐसा मिल रहा है, तो फॉरवर्ड बायस में आपको कंडक्शन डायोड का आउटपुट मिला, रिवर्स में नहीं मिला, फिर फॉरवर्ड में मिला, तो आउटपुट आपका ऐसा होता है। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज है, या फिर इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो याद रखिए कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का एक टाइम पीरियड है जिसके बाद कर्व रिपीट हो रहा है, और यहां पर यहां से यहां तक का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद कर्व रिपीट हो रहा है। तो टाइम पीरियड सेम रहा अगर, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, राइट बच्चों? चलिए, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं, FWR। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फुल वेव रेक्टिफायर। होता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में अंतर क्या है? भैया हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज हो रहा है, अब वो डायोड या तो कंडक्ट कर रहा है या फिर मना कर दे रहा है कंडक्ट करने से। हाँ ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में हम टेक्निकली 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार में कोई एक तो कंडक्ट कर ही देता है। ठीक है, तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट, वर्किंग, सारी कहानी। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। सर्किट बनाते हैं इसका, ये वही है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बाद में ना हमने 2 डायोड्स लगाए। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है
और आप जानते हैं स्टेप डाउन इसलिए क्योंकि डायोड जो है वो कम वोल्टेज पे ही काम करता है, तो उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ हम दो डायोड्स लगा लेते हैं, दोनों आइडियल डायोड्स हैं D1 D2, और यहाँ पर हम आउटपुट बीच में लेते हैं सेंटर टैपिंग करके। ठीक है, यहाँ पर बीच में आउटपुट ले लेते हैं, ये हमारा आउटपुट हो गया, परफेक्ट है। P1 और P2 यहाँ पर दो प्राइमरी कॉइल हैं और S1 S2 सेकेंडरी कॉइल है, राइट। अब हम AC इनपुट देंगे और हम देखेंगे हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी हद तक अब बात समझ आ चुकी होगी कि एक ना एक डायोड तो कंडक्ट करेगा ही करेगा। जब D1 फॉरवर्ड बायस है तो D2 रिवर्स बायस है, और वाइस वर्सा, D2 फॉरवर्ड बायस तो D1 रिवर्स बायस। तो आपको किसी ना किसी डायोड से हर बार आउटपुट प्राप्त होता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए वर्किंग देखिए। यहाँ पर मान लीजिए AC इनपुट, अब AC इनपुट अपनी पोलैरिटी बदलने से मानेगा नहीं, और मान लीजिए ये AC इनपुट है पॉजिटिव नेगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, AC इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, मान लो P1 नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव है। अब S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव, S1 अगर पॉजिटिव है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स बायस है। अब रिवर्स बायस डायोड ये वाला सर्किट तोड़ देगा, इधर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट इधर से करंट फ्लो करेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां पर आउटपुट मिलेगा, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू D1, D1 क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो D1 की वजह से आपको अब आउटपुट मिलेगा। दूसरी हाफ साइकिल में पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी, D1 D2 फॉरवर्ड रिवर्स का रिवर्स फॉरवर्ड हो जाएगा। देख लीजिए, ड्यूरिंग अनदर हाफ साइकिल, यानी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हमारी अजम्पशन है कि हमने पहले माना पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लीजिए कि पोलैरिटी ये रही होंगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर पोलैरिटी ये होंगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फर्स्ट हाफ साइकिल सेकंड हाफ साइकिल बोल सकते हैं। ये हमारी अजम्पशन है कि भाई चलिए ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा ही क्यों है, तो कोई बात नहीं, पहले में P1 पॉजिटिव और P2 नेगेटिव ले लीजिए, तो फिर दूसरे में फिर उल्टा करना पड़ेगा। बात तो एक ही है ना। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल P1 पॉजिटिव और P2 नेगेटिव रहेगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव होगा। अब क्या हो गया, अब आपका D1 रिवर्स बायस हो गया है और D2 फॉरवर्ड बायस हो गया। आपको पता है फॉरवर्ड बायस डायोड की वजह से ही करंट फ्लो करता है। तो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू D2, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू डायोड D2। तो आपको हर बार आउटपुट तो मिल ही रहा है, एक बार D1 की वजह से, एक बार D2 की वजह से। ठीक है, राइट। तो अगर फॉरवर्ड बायस के लिए आपको इनपुट आउटपुट का ग्राफ देखना हो तो वह ग्राफ, फुल वेव रेक्टिफायर की वजह से, फॉरवर्ड बायस नहीं, फुल वेव रेक्टिफायर की वजह से अगर आपको इनपुट और आउटपुट का ग्राफ देखना है तो वो कैसा मिलेगा वो देख लेते हैं, राइट। चलिए, मान लीजिए ये इनपुट है, ये इनपुट हो गया। देखिए अब आउटपुट कैसा मिलने वाला है, आउटपुट बना लेते हैं। आउटपुट एक बार आपको D1 की वजह से मिला है, अगली बार आपको आउटपुट D2 की वजह से मिला है, फिर आपको आउटपुट एक बार D1 की वजह से मिला है और फिर आउटपुट आपको D2 की वजह से मिला है। जाहिर सी बात है कि यहां पर टाइम पीरियड ये था, यहां पर टाइम पीरियड हाफ हो गया है, तो फ्रीक्वेंसी दोगुनी हो गई है। तो कई बार आपको बोला जाता है कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लीजिए
है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 100 हर्ट्ज। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है वो भी, उसमें भी पहाड़ 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 है, और डीसी एक कांस्टेंट डीसी होता है जिसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना हो। तो आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज वेरिएबल डीसी, या इट हैज रिपल्स, रिपल्स मतलब पहाड़, इट इज नॉट अ प्योर डीसी। अब इसमें फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर सर्किट से पास करते हैं, एक आरसी फिल्टर से। तो लेट्स सी वो क्या होता है। ठीक है, हालांकि फिल्टर सर्किट कोई सेमीकंडक्टर तो नहीं है, बट ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के आगे का एक छोटा सा टॉपिक है फिल्टर सर्किट, राइट। अब देखिए, तो क्या बोलेंगे हम कि आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज नॉट अ प्योर डीसी, द फ्लक्चुएशंस आर रिड्यूस्ड बाय पासिंग द आउटपुट ऑफ FWR थ्रू अ फिल्टर सर्किट। ठीक है, वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो देखिए, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। हमने फुल वेव रेक्टिफायर से एक इनपुट AC इनपुट पास किया, राइट। ठीक है, तो हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर से एक AC इनपुट पास किया है, और हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है पहाड़ 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 पहाड़। ये हमारे फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है उसे एक फिल्टर सर्किट से पास किया जाता है। बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है फिल्टर सर्किट, कुछ नहीं होता है, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो हमने यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R, RC सर्किट विच इज अ फिल्टर। ठीक है, इसको हमने पूरे को फिल्टर सर्किट बोल दिया। इस पूरे को हमने फिल्टर सर्किट बोल दिया है। अब हो क्या रहा है यहां पर, हम देख लेते हैं कि यहां पर आउटपुट कैसा मिलेगा हमें। देखिए, अब क्या है यहां पर कि अगर इनपुट बढ़ता है, यहां पर देखेंगे फिल्टर की वर्किंग, अगर इनपुट बढ़ता है आउटपुट भी बढ़ता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इनपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, और कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, आउटपुट बढ़ता है। जब इनपुट घट रहा होता है तो कैपेसिटर अपना स्टोर्ड चार्ज रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज करके आउटपुट को उतना नहीं घटने देता है जितना कि इनपुट घट रहा होता है। तो यहां पर जब इनपुट बढ़ता है आउटपुट बढ़ता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब इनपुट घटता है तो कैपेसिटर डिस्चार्जेस अक्रॉस द रेजिस्टर सो एज टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट आउटपुट, है ना। तो यहां पर नियरली कांस्टेंट आउटपुट मेंटेन रहता है, और ये उतना नहीं गिरता जितना गिरना होता है, और हमें इस तरह का कर्व ऑब्टेन हो जाता है। ये आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट है। याद रखिए, जितनी ज़्यादा R और C की वैल्यू रखते हैं, जैसे अगर आपने RC जितना ज़्यादा रखा और उतना कांस्टेंट DC आउटपुट मिलेगा आपको। कहने का ये मतलब है कि अगर हम आउटपुट को थोड़ा और इत्मीनान से बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनता है। ये ठीक है, चलिए, ये इनपुट बढ़ा आउटपुट बढ़ा। अब जब आउटपुट घटने की बारी आई तो तीन पॉसिबिलिटी है। एक, इतना भी घट सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी इतना घट सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी और भी थोड़ा कांस्टेंट रह सकता है ना। तो अब क्या होगा, ये तब होगा जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस R3C3 है मान लीजिए, और यहां पर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस R2C2 है। रेड वाले केस में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू R1 और C1 है। तो आप जितना ज़्यादा R और C का प्रोडक्ट रखेंगे उतनी ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू आपको रहेगी, या उतनी देर में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि ऐसे केस में R3C3 ज़्यादा होगा R2C2 से, और वो ज़्यादा होगा R1C1 से। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। अब इस तरह की फ्लक्चुएशंस को और भी कम किया जा सकता है यूजिंग अ स्टेबलाइजर विच इज अ जेनर डायोड। जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर।
ठीक है, चलिए तो हमने क्या क्या किया, हमने एप्लीकेशंस में हाफ वेव रेक्टिफायर किया, हमने एप्लीकेशंस में फुल वेव रेक्टिफायर किया, ठीक है। फिल्टर सर्किट इसमें मेंशन नहीं था, बट फिल्टर सर्किट एक्चुअली में एक सेमीकंडक्टर है भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हमारी अगली एप्लीकेशन आती है ज़ीनर डायोड।